हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2021 के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आपके सामने आए हैं, जो कि साथियों बुकलेट सीरीज़ ए नंबर का है। और इसी बुकलेट सीरीज़ ए नंबर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। साथियों जो उत्तराखंड 2021 का पेपर था, ये 2022 में ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था और यही पेपर था जो आपके उत्तराखंड जुडिशरी में कंडक्ट करवाया गया था। साथियों ये पेपर है, इसमें दोनों सब्जेक्ट दिया है, जनरल नॉलेज भी दिया है और लॉ भी दिया है। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि हाँ कितने घंटे का ये पेपर होता है, कितने मार्क्स का ये पेपर होता है। तो साथियों हम अगर टाइम की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पर्याप्त 3 घंटा दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होता है। मीन्स कि 200 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो था डिस्कस करना वो मैंने आपके सामने रख दिया। साथियों यही पेपर होता है और इस पेपर में इसी प्रकार के जो गाइडलाइन होते हैं उन सभी गाइडलाइंस को दिया जाता है। और साथ ही साथ ये जो बुकलेट है इसमें साथियों आपके लिए 8 नंबर वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है। दिया है आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन मीन्स की निगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न दिए गए गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे दिए गए उत्तर के विकल्प में से सही हो क्यों ना हो, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक से 1/4 मीन्स की 1/4 इसमें से क्या किया जाएगा, आपके पास निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो आपको जब ये पेपर सॉल्व करेंगे तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। साथियों इस पार्ट फर्स्ट में जितना हो सकेगा उतने क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको पेपर शो कर दें कि किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में पेपर आएगा। साथियों ये सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर नहीं है, ये बाइलिंगुअल पेपर होता है। ऐसा ना सोचिए कि इंग्लिश में ही पेपर है। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी इसी सेट का दिया है और यहाँ पे इंग्लिश में सेट दिया है। तो दोनों लैंग्वेजेस में जितना हो सके उतना उन चीज़ों को हम यहाँ पे बताने का और इसके आंसर को मार्क करने का मैं कोशिश करूँगा। साथियों यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट है वो जनरल नॉलेज का पेपर यहाँ पे पार्ट फर्स्ट आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से हमारे रखे जाते हैं और उसी जनरल नॉलेज के पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि 2022 में जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन डाले गए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन टेकअप किए गए थे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इसी जनरल नॉलेज के पोर्शन में तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है साथियों, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से किसको हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारोड किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों वो डी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और इसमें बताया जा रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को हम लोग ने क्या किया था, इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कर रहा है हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन पहला एजुकेशन मिनिस्टर था इंडिया का। तो साथियों जो आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, यही फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे। कब, इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे। तो यहाँ से भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको पॉलिटी का क्वेश्चन कहा जाएगा साथियों। ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मेनली क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये पॉलिटी से रिलेटेड है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहा है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता है साथियों कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है। तो जो जस्टिस हीरालाल जे कानिया साहब हैं, ये हरीलाल का ही है या हीरालाल का ही है, मीन्स कि इनके नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी हीरालाल जे कानिया दे देता है, कभी कभी हरीलाल जे कानिया दे देता है। तो आप जब भी नाम को देखिएगा, अगर फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात की जाएगी तो आप एच.जे. कानिया साहब को देख करके आपको अपने आंसर को मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन था, तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो थे वो MC सीतलवाड़ साहब थे और उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्योर पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तराखंड जुडिशरी में और इसी लेवल का आपको प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टर्म एम्ब्रागो ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ विच ऑरिजिन। ये किस लैंग्वेज से ऑरिजिन किया गया है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये स्पेन से इसकी ऑरिजिन हुई है और स्पेनिश ऑरिजिन इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है
हु क्वाइंड द टर्म इंटरनेशनल लॉ, किसके द्वारा इंटरनेशनल लॉ वर्ड का क्वाइंड किया गया? तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एलिमिनेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। JL बर्ड साहब तो हो नहीं सकते हैं, BL कपूर साहब इसके हो नहीं सकते हैं, और ये दोनों लोग ही हो सकते हैं। इन दोनों लोगों में ही आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब होता है छांटना है कि ये दोनों तो डेफिनेटली नहीं होंगे। ये तो आपको पता होना चाहिए कि JL बर्ड साहब और BL कपूर साहब ये लोग इससे इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड नहीं हैं। अगर कोई हो सकता है तो इसमें ओपेनहाइम साहब हो सकते हैं और जेरमी बेंथम साहब हो सकते हैं, जो कि रिलेट करते हैं हमारे जूरिस्प्रूडेंस से। और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, ये जेरमी बेंथम साहब को मार्क किया जाएगा, और इसके करेक्ट आंसर भी जेरमी बेंथम साहब ही होंगे। तो कुछ आंसर आपको दिमाग से देना है, कुछ आंसर आपको एलिमिनेट करके देना है, कुछ चीज़ें आपको लर्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं दोस्तों। कर है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो साथियों आप सभी को पता था कि लोकसभा का पहला स्पीकर कौन है, तो जीबी मावलंकर साहब जो लोकसभा के पहले स्पीकर बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड दैट नो गोरखा सिटीजन्स विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट 1955? तो इसमें किसको बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ए वाला होगा। आसाम को इसमें गोरखा, जो गोरखा रेजिमेंट से लोग होते हैं, गोरखा सिटीजन्स होते हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो आसाम मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? देखिए साथियों आप सभी को पता है कि इंडिया में ये भी बताया गया है कि 2 स्टेट्स के एक हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। वही पूछ रहा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का किस जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ये हाई कोर्ट आता है? तो साथियों ये कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसी कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का भी हाई कोर्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन वाज मेंशन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, वो आपका 10 वाला का डी आंसर मार्क किया जाएगा। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का ये मामला आया था, और ये MC मेहता वर्सेस कमलनाथ साहब कौन है? ये वही कमलनाथ साहब हैं जो कि MP के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और MC मेहता कौन है साथियों? MC मेहता एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये पर्यावरणविद हैं, और इनके द्वारा क्या किया गया था? कमलनाथ के ऊपर एक PIL फाइल किया गया था। किसको लेकर के? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पब्लिक ट्रस्ट को लेकर के एक PIL फाइल किया गया था, क्योंकि इनका एक होटल चलता था कमलनाथ साहब का, और उससे बहुत पॉल्यूटेंट उस समय हुआ करता था। उसी पॉल्यूटेंट को समाप्त करने के लिए MC मेहता साहब के द्वारा एक पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। Which one of the following provisions of the Constitution of India imposes duty on the state to preserve and protect the environmental? तो क्वेश्चन नंबर जब आप 11 देखते हैं साथियों, तो 11 का जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो आर्टिकल नंबर 48A के अंतर्गत ये बातें बताई जाती हैं, और ये डायरेक्ट हिट कर रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के DPSPs को, और DPSPs में आर्टिकल नंबर 48A को ये हिट कर रहा है, और उसी में ये बात कर रहा है। किस चीज़ की बात कर रहा है? हम लोग प्रिजर्व करने की बात करते हैं। किसको प्रिजर्व करने की साथियों बात करते हैं? तो इन्वायरमेंटल को, जो इन्वायरमेंटल का प्रोटेक्शन होता है, उसी प्रोटेक्शन के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का DPSP का पार्ट होता है, जिसको हम लोग पार्ट 4 करते हैं, और उसी का आर्टिकल नंबर 48A की ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाई द वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो आर्टिकल नंबर 393 के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। हम उसी के वर्च्यू से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। साथियों आप कोई भी लॉ पढ़ते होंगे तो उसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट आपको सेक्शन 1 में देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप रीड करते हैं तो आपको फर्स्ट में ये देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको फर्स्ट में ये देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा। आपको अगर देखने के लिए मिलेगा तो सबसे लास्ट में देखने के लिए मिलेगा, आर्टिकल नंबर 393 में मिलेगा, आर्टिकल नंबर 394 में मिलेगा। इन सभी जगहों पे ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। वही साथियों अब आप देख सकते हैं कि सीरीज़ A को मैं डिस्कस कर रहा था, इसमें जितने भी क्वेश्चन 200 क्वेश्चन एक बार में होता है, उन 200 क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। जितना हो सकेगा उतना सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यही क्वेश्चन जो दिया है ये साथियों हिंदी में दिया है। अब हिंदी में भी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने ऊपर सॉल्व किया। कह रहा भारत के संविधान के निम्नलिखित घटक फीचर में से कौन सा
आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों आप सभी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिया गया है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। यहाँ पे पूछ रहा है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया साहब थे। तो ये देख सकते हैं वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पर दिया है। अगर आपको लगता है कि हिंदी में आपको पढ़ना चाहिए तो आप यहाँ से हमसे PDF ले सकते हैं। और PDF आपको लेने के लिए साथियों कहाँ जाना पड़ेगा? आपको अगर PDF चाहिए तो लॉ विथ रोनित ये चैनल हमारा है, इसी चैनल के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ विथ रोनित नामक चैनल है, इसी चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पे तो आपको इसका PDF भी एज यूजुअल आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, अब साथियों देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिर इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 13 से, क्योंकि 12 तक तो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर लिया। 12 वाले क्वेश्चन में आपने इंग्लिश में डील किया था कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा? तो ये कहाँ कहा जाएगा? तो ये आर्टिकल नंबर 393 के अंतर्गत कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन। जो 13 का आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, वो कब मार्क किया जाएगा? वो सी वाला करेक्ट आपका आंसर मार्क किया जाएगा कि जो कि 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग WTO के नाम से जानते हैं वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, इसको कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था? तो दोस्तों जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाती है वो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। साथियों ये जो पेपर है इसको दिखाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप यहाँ से इस जगहों से आप अपने एग्जामिनेशन के लिए क्या कर सकते हैं। अभी आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम है, आप यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ गया। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है? अच्छे से ऑब्जर्व करना है। टाइम के साथ आप अगर पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कर लेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं क्या ये हम ऐसा चीज़ तो नहीं पढ़ना है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इरेलीवेंट है। आपको रेलिवेंट चीज़ें पढ़ के जानी है। और वो रेलिवेंट चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी कि कौन सा हम चीज़ रेलिवेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमारे एग्जामिनेशन में आया था, इस बार हो सके तो इसी से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता अलग से चीज़ आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इसमें बात कर रहा है द टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है। तो साथियों ये क्वेश्चन का आंसर मैं जानता हूं कि सभी के पास होगा, क्योंकि ये टेन्योर जो होता है 9 ईयर का होता है। और यहाँ पे कोरम की भी अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ पे जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 15 जजेस बैठते हैं। और 15 जजेस जब बैठते हैं साथियों तो जिसमें से अगर किसी भी मामले की हियरिंग को स्टार्ट करना है तो कम से कम 9 जजेस रहेंगे, तभी किसी भी मामले को यहाँ पे हियर किया जाएगा, तभी किसी भी मामले को टेकअप किया जाएगा। और इनका रिटायरमेंट का भी टाइम क्या है साथियों? एक बार अगर कोई भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाता है तो इनका टेन्योर भी 9 साल का होता है। ये दोनों चीज़ आपको याद करके रखना होगा। और साथियों आपके इंडिया से आज तक 4 लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा भी चुके हैं। इस पे मैंने सेपरेट यूएनओ से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें इन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको वॉच कर लीजिए। आपका यूएनओ से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन वहाँ से आएगा तो गलत नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की साथियों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट वाज रिपील्ड बाय, किसके द्वारा रिपील्ड किया गया था? तो 16 का आपका जो करेक्ट आंसर साथी होगा वो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? रिपील्ड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट इज लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की बात करते हैं। ये देखिए साथियों ये क्वेश्चन आपको नया मिल रहा है। ये यूएनओ में मैंने इसको नहीं बताया क्योंकि ये उस टाइम क्वेश्चन ही नहीं बना था। ये हमको 2022 के पेपर में हमको ये एनालिसिस करने के लिए मिल रहा है। तो इसका कहाँ पे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है साथियों? तो ये जो सिचुएटेड है वो जेनेवा नामक शहर में है और उसी जेनेवा के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसको बनाया गया था पहला? तो साथियों आप सभी को पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया था, क्योंकि यही साहब थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं जिनको संविधान की जनक और जननी दोनों कहा जाता है। और यही BR अम्बेडकर साहब को फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया था इंडिया में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में बात कर रहा है विच स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक द प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉजेज
1897 एप्लीकेशन फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपसे थोड़ा सा वेग क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और आर्टिकल इसका अगर एप्रोप्रिएट आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 367 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं साथियों। हु सेड दैट द इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन रहा है, तो आप थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस को भी देख सकते हैं। और ये जो इसका जो वेनिसिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये वेनिसिंग पॉइंट की बात हॉलैंड महोदय के द्वारा की जाती है और इसका करेक्ट आंसर डी होगा, मीन्स कि हॉलैंड साहब ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, विच यूनियन टेरिटरी वाज मर्ज्ड इनटू द अदर इन द ईयर ऑफ 2020। अब ये देखिए उस टाइम के करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहाँ से पूछ रहा है, किस टॉपिक से रिलेटेड हमारे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, दमन एंड दीव विथ दादर एंड नागर हवेली, इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ और इस पर इंपॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूँ कि आप कभी भी अपना पेपर सॉल्व करेंगे अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप इसी के रिगार्डिंग आप करंट अफेयर अपना तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन एडेड बाय द एक्ट ऑफ 2019। किस यूनियन टेरिटरीज को ऐड किया गया था 2019 के बाद। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो सी होगा। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था जो कि 31 अक्टूबर को पास किया गया था 2019 में। इसी को J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो क्वेश्चन नंबर 23 की हम यहाँ पे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन, जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट हो। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है साथियों, यहाँ पे कोई भी आंसर मैं नहीं लगा रहा हूँ, आयोग के द्वारा भी यहाँ पे इस आंसर को नहीं माना गया था और यहाँ पे हैशटैग लगा दिया गया था, मीन्स कि इस आंसर को नहीं चूज किया गया था। साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, यहाँ पे बिगेस्ट हाई कोर्ट की बात करता है तो ये भी कोर्ट में ही ये क्या था, ये भी कंट्रोवर्सी में फंस गया था। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को दोनों को आयोग के द्वारा क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और इन दोनों के आंसर के जगह पे आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही हैशटैग या स्टार लगा करके मिलेगा। तो ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ना हम टच करेंगे ना आयोग के द्वारा टच किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया। ये क्वेश्चन का तो आंसर सभी के पास होगा कि साथियों आज तक हमारे इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट कम इनटू द फोर्स इन ईयर। किस ईयर में ये आया था लोकपाल और लोकायुक्त? तो साथियों 2014 में ये लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई थी और ये कम इनटू फोर्स में हुआ था। तो आप लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 26 तक किस प्रकार से आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे इंग्लिश में ऑब्जर्व कर लिया। अब यही क्वेश्चन साथियों हमारे पास हिंदी में आता है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया था? तो 13 का आप लोगों ने 10 दिसंबर 1948 आपने मार्क किया था। विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका कब हुआ था? तो साथियों इसके बारे में भी आप लोगों ने 1 जनवरी 1995 को आप लोगों ने मार्क किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है, इसको भी आप लोगों ने मार्क किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रस्थापित किया जाता है? तो इसको भी आप लोगों ने मार्क किया था। इसका जो करेक्ट आंसर था वो बी था, मानवाधिकार परिषद के द्वारा। तो साथियों आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया था और यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग नहीं है। मीन्स कि बाइलिंगुअल की अगर हम बात करते हैं तो बाइलिंगुअल इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो क्वेश्चन नंबर 27 को हम यहाँ पे चूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है साथियों, जब कभी भी आप एग्जामिनेशन में बैठिए, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के एम्बिग्यूटी पैदा हो जाती है, किसी भी चीज़ को लेकर के दिक्कत आ जाती है, तो आप इंग्लिश को भी देख लीजिए एक बार और एक बार हिंदी को भी देख लीजिए। वहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा। कभी कभी हिंदी हमारा बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, कभी कभी इंग्लिश हमारा बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, तो हम उसमें क्लियरिफाई कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की अगर हमको एट द टाइम एग्जामिनेशन में हमको समस्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट lowered the voting age of election from 21 year to 18 year by amending article 326।
किसको किसको अमेंड करके हमारे एज को घटा दिया गया। जो हमारा वोट देने का अधिकार था पहले 21 साल था, 21 साल से 18 साल कर दिया गया। ये कब कर दिया गया? तो साथियों आप सभी को पता है कि 61 अमेंडमेंट हुआ था, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और वही 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, 21 से घटा करके 18 कर दिया गया हमारे किस चीज़ के राइट को, वोट करने के राइट को। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। टेम्पररली की बात कर रहा है, किसको किया गया था? तो साथियों यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को किया गया था, क्योंकि ये उम्र में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इनकी उम्र का लिहाज करते हुए इनको क्या बनाया गया था, इनको टेम्पररली प्रेसिडेंट बनाया गया था किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। और उसके बाद से अगर परमानेंट की बात की जाए कि साथियों किसको बनाया गया था, तो परमानेंट की बात की जाती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, क्या प्रोवाइड्स करता है? 11th जो शेड्यूल है साथियों वो क्या प्रोवाइड करता है? तो 29 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, पंचायती राज के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और 12th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं साथियों तो वहाँ पे आपको अर्बन के बारे में बताया जाता है, मीन्स की म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन, जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है? तो साथियों जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो पेरिस में सिचुएटेड है और इसी पेरिस की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन आर, टोटल मेंबर्स कितने हैं ईयू में, मीन्स कि यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर कितने हैं? तो साथियों टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ईयू में, यूरोपियन यूनियन में तो 27 टोटल मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं, कह रहा है द सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2018 हैज़ रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन, ये सेरोगेसी वाला जो मामला है ये इसको कब रिसीव असेंट मिला था प्रेसिडेंट से? तो 25 दिसंबर 2021 को क्या मिला था, इसको असेंट मिल गया था प्रेसिडेंट महोदय से। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरीज ऑफ मिलिट्री ट्रिब्यूनल हेल्ड फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड बाय द allied forces under the international law एंड लॉ ऑफ वार के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 से आपका जो रिलेटेड आंसर होगा साथियों यहाँ पे भी आयोग के द्वारा क्या दिया गया है, हैशटैग लगा दिया गया है, इसको भी विवादित माना गया है, इसीलिए इसका आंसर आयोग के द्वारा भी नहीं बताया गया। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन 2021 के पेपर में इसको क्या बता दिया गया, इसको विवादित प्रश्न बता दिया गया और इसका आंसर नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 34 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है in which of the following cases it was held that right not to be deported is commitment of article number 19, कमिटमेंट ऑफ आर्टिकल नंबर 19 एंड अवेलेबल ऑन द इंडियन सिटीजन्स की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद सालिमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बात ये कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ऊषा राव मुनारी ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 2021 की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 से रिलेटेड यहाँ पे एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया और ये करंट अफेयर कहाँ से रिलेटेड है तो साथियों ये यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, इनको कहाँ का बनाया गया था तो UNDP का बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनका बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं, Who among the following represented India at International Court of Justice in the case of कुलभास्कर जाधव से? देखिए ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया कुलभास्कर जाधव से, तो कुलभास्कर जाधव से अगर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इनको कौन एडवोकेट कर रहा था तो एडवोकेट जो हरीश साल्वे साहब थे उन्हीं के द्वारा इनके केस को क्या किया जा रहा था, रिप्रेजेंट किया जा रहा था। यहाँ पे डायरेक्ट पिटिशनर का नाम पूछ लिया गया है कि पिटिशनर का नाम जो कुलभास्कर जाधव साहब हैं इनके केस को कौन हियर कर रहा था, कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो आप सभी को पता है कि चर्चा में रहने वाले एडवोकेट हैं एडवोकेट हरीश साल्वे साहब और इन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया था, इनके केस को सुनवाई किया गया था, इनके केस को वहाँ पे लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 डिफाइन द टर्म कॉमर्शियल सेरोगेसी, किस टर्मिनोलॉजीज के अंतर्गत इसको कॉमर्शियल सेरोगेसी के अंतर्गत माना जाता है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा साथियों वो सेक्शन 2G इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं।
इन इंडिया टोटल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर, इस समय कितने टोटल स्टेट्स हैं और कितने टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये किसके रिगार्डिंग है, ये है इंडिया के रिगार्डिंग, टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करते हैं तो। अब साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, जो भी क्वेश्चन दिया गया है, अभी जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसी का हिंदी वर्जन में दे दिया है। जैसे देखिए, कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके निर्वाचन के मत देने वाली आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। तो साथियों आप सभी को पता है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या उपबंधित किया गया। तो पंचायती राज को यहाँ पे उपबंधित किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को अभी आप लोगों ने मार्क किया है, पेरिस में ये सिचुएटेड है। तो अभी इन सभी क्वेश्चन को आपने मार्क किया है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। साथियों अब हिंदी लैंग्वेज में यही क्वेश्चन यहाँ पे एज यूजुअल दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न वॉज इंसर्टेड इन द ईयर। ये कब दिया गया था, कब से इसको स्टार्ट किया गया था भारत रत्न को। तो ये 1954 में इसकी स्टार्ट की गई थी। किसकी स्टार्टिंग की गई थी, भारत रत्न अवार्ड देने की स्टार्टिंग 1954 में किया गया था। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कहाँ से पूछा गया है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके जीएस के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सपोनेंट ऑफ दुस्लिम थ्योरी। दुस्लिम थ्योरी अब क्या होता है, उसी दुस्लिम थ्योरीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और ये किससे रिलेटेड है, तो ड्यूगिट महोदय हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस से हमारे जूरिस्ट हैं, उन्हीं के द्वारा ये दुस्लिम थ्योरीज के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं, Which one of the following is first leading case decided by the Supreme Court on delegated legislation after the Constitution came into force। 41 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। री डेली लॉ एक्ट 1912 का ये केस आया था और उसी से ये रिलेटेड मामला है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर रिलेटेड टू द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। किसकी बात कर रहा है, ये यूएन चार्टर्स की बात कर रहा है और डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। तो 42 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल नंबर 2 सब क्लॉज 7 इनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी कंप्राइजेज ऑफ, ये किस चीज को कंप्राइजेस करता है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों आपका ऑल ऑफ द एबो होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी होगा इसका करेक्ट आंसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होगा और प्रेसिडेंट्स एंड स्टाफ्स भी इसके करेक्ट आंसर मार्क किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, उत्तराखंड डे ऑफ स्टेट फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए अब वहाँ से डायरेक्ट वहाँ के उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है, वहाँ का लोकल क्वेश्चन पूछ दिया गया है, मीन्स कि वहाँ के स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 44, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है साथियों, तो 9 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कर रहा है, एज पर इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 द एफडीआई, जिसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, सीलिंग लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन, कितना हो गया था। तो 45 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 49 to 74% यहाँ पे कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस एट द सीटिंग ऑफ हाई कोर्ट इज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में दिया गया है कि जो कि रिटायर्ड हो गए हैं उनको फिर से सीटिंग जज बनाया जा सकता है। तो 46 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये है आपका आर्टिकल नंबर 224A के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, किस डेट से आया था, कौन, ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मुस्लिम मैरिज जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये आपका डी वाला होगा और ये कब आया था, 19 सितंबर 2018 में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 48 का जो आपका करेक्ट आंसर मार्क्स होगा वो साथियों आप सभी को पता है कि मीरा साहब फातिमा बीबी को ही क्या बनाया गया था, फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं। जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वॉज डिसाइडेड बाई विच ऑफ द जजेस, कितने जजेस के द्वारा इनके केस को डिसाइडेड किया गया था, जो कि हमारा आधार कार्ड से रिलेटेड ये मामला डील कर रहा था। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जजेस थे साथियों, तो इसमें 9 नंबर ऑफ जजेस की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51A वाज एडेड, किसके द्वारा एडेड किया गया था, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको क्या किया गया था, अमेंड करके डाला गया था। उसी सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब साथियों यहाँ पे इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे हिंदी में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 39 का अभी आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क किया था। बी 1954 से इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसी प्रकार के जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो बाइलिंगुअल क्वेश्चन बन रहे हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन बन रहे थे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया। अब ये हिंदी का क्वेश्चन है, पूरा 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे हमारा पार्ट फर्स्ट साथियों कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जितने क्वेश्चन पार्ट 2 में आ रहे हैं ये सब क्वेश्चन लॉ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब साथियों यहाँ पे लॉ से रिलेटेड हम क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में कर रहा है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज ऑफ अ माइनर एज, जो माइनर का मैरिज होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत क्या होता है साथियों, ये जो शादी होता है जो माइनर्स का ये वैलिड रहता है, ये वॉइड कभी नहीं होता है। शादी वॉइड कभी नहीं होता है, शादी क्या होता है, वैलिड रहता है। ठीक, ये हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इज अवेलेबल टू अ वाइफ ओनली टू सीक डाइवोर्स अंडर द सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को कौन सा अधिकार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों डी होगा। कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ अननेचुरल इंटरकोर्स बाई हस्बैंड के द्वारा अगर किया जा रहा है तो महिला के पास 13B के अंतर्गत एक उसके पास इनहेरेंट पावर होगा, वो अपने राइट का इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती है कोर्ट ऑफ लॉ से। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। कह रहा है अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, किसकी बात कर रहा है साथियों, यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात कर रहा है। अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ऑफ हिंदू मेल डाइज लिविंग बिहाइंड मोर देन वन विडो, अपनी एक से अधिक अगर विधवा को छोड़ करके 1956 सक्सेशन एक्ट में अगर मर जाता है तो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ऑल द विडो टुगेदर विल गेट वन शेयर इक्वल टू दैट ऑफ अदर क्लास ऑफ फर्स्ट हायर्स की बात कर रहा है। यहाँ पे हायर्स का एक क्लासिफिकेशन किया गया कि किस हायर के द्वारा कौन सी संपत्ति को अडॉप्ट किया जाएगा, कौन सी संपत्ति को लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। साथियों ये डायरेक्ट हिट कर रहा है आपके क्वेश्चन को, और ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछ दिया, और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सेक्शन नंबर 8 की बात कर रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं। अंडर विच सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कस्टमरी डाइवोर्स इज सेफ, जो कस्टमरी डाइवोर्स होता है इसको सेफ किया जाता है। तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, सेक्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी होगा, और डी वाले में सेक्शन नंबर 29 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत इसको अडॉप्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। अंडर द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 a child to be adopted should not have in the absence of the valid customs complete the age of 56 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर साथियों जो मार्क किया जाएगा वो 15 ईयर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं सभी के सभी हिंदू लॉ से रिलेटेड, मीन्स कि हमारे फैमिली लॉ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। हु इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर मैरिड गर्ल अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। देख सकते हैं साथियों यहाँ पे गार्जियनशिप एक्ट से भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, अगर शादी के बाद हो जाता है तो उसका जो हस्बैंड उसका जो होता है वही उसका गार्जियन होता है, लीगल गार्जियन वही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। एज पर हिंदू लॉ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों वो सी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ए वाइफ हु हैज सीजेस टू बी हिंदू,
तो उसको क्या दिया जाएगा, एज पर हिंदू लॉ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, जो सीज कर दी गई है तो उसको क्या दिया जाएगा, हिंदू में जो हिंदू वाइफ होगा अगर उसने सीज कर दिया है किसी चीज़ को तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द डॉटर आर ऑफ द लाइफ ऑफ टाइम एंड नॉट जस्ट आफ्टर 2005 के बारे में बात की जा रही है। तो 59 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसका केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, विनीत शरण वर्सेस राकेश शर्मा से रिलेटेड ये मामला है, विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा से रिलेटेड ये मामला है। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करते हैं तो कहता है स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी इन हिंदू लॉ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर, कैसे इसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। तो साथियों 60 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबोव यहाँ पे मार्क किया जाएगा। चाइल्ड ऑफ वैलिड मैरिज की बात करता है, चिल्ड्रेन ऑफ वॉइडेबल मैरिज की बात करता है, चिल्ड्रेन ऑफ वाइड मैरिजेस की बात करता है, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन की बात कर रहा है। उसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे साथियों हिंदी में भी पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप भाग 2 करके दे रहा है और ये जो पेपर है ये विधि का पेपर पूछा जा रहा है और इसमें सभी के सभी हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को आस्क किया जा रहा है। अब नेक्स्ट सेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो होता है हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा रहा है, कह रहा है विच इज हु इज डिसइंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू माइनर अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की बात कर रहा है। तो जो 61 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर होगा और डी फैक्टो गार्जियंस के बारे में बात करता है। साथियों हमारे पास 2 प्रकार के गार्जियन होते हैं, एक डी फैक्टो गार्जियन होते हैं और एक डी जूरे गार्जियन होते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे डी फैक्टो बाई द फैक्ट जो गार्जियन होते हैं उसी डी फैक्टो गार्जियंस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 में 62 नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है अंडर सेक्शन 21 ऑफ द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 द वर्ड डिपेंडेंट मीन्स, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अब हम किसको डिपेंडेंट कहते हैं, कौन किसके ऊपर आश्रित होता है। तो 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी वाला करेक्ट आंसर होगा। फादर ओनली, मदर ओनली, विडो एज लॉन्ग एज सी डज नॉट रीमैरी, तब तक ये क्या होता है, तब तक इसको डिपेंडेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। द दत्तक मिताक्षरा, द दत्तक मीमांसा एंड दत्तक चंद्रका आर रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है साथियों। जो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा और ये रिलेटेड है एडॉप्टेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। रसल वर्सेस रसल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर ऑफ द हिंदू लॉ, ये जो रसल वर्सेस रसल का मामला है ये किस चीज़ से रिलेटेड है साथियों, ये क्रूएलिटी से रिलेटेड मामला है और ये हिंदू लॉ से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। Which one of the following section of the Hindu Marriage Act 1955 provided that the proceeding shall be conducted in camera, किस सेक्शन में बताया गया है कि कोई भी अगर मामला है अगर उसको कैमरल प्रोसीडिंग में करना है तो कहाँ पे ये बताया गया, तो सेक्शन नंबर 22 को हम देखते हैं जब हिंदू मैरिज एक्ट को, तो वहीं पे हमको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे हमारे पास साथियों देखने के लिए आ रहा है मुस्लिम लॉ से रिलेटेड मैटर्स को और बात कर रहा है द सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज, सुन्नी लॉ क्या रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों सुन्नी लॉ जो होता है वो मूता मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अब मूता मैरिज क्या होता है, जो कि टेम्पररी टाइप का मैरिज होता है और इसमें किस चीज़ के लिए मैरिज किया जाता है, सिर्फ अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए मूता मैरिज किया जाता है। और सुन्नी लॉ जो होता है इस मैरिज को क्या करता है, इस मैरिज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। अब मुस्लिम मेल ऑलरेडी हैविंग फोर वाइफ्स हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड अ फिफ्थ मैरिज, द फिफ्थ मैरिज इस क्या होगा, अगर उसने 4 शादी ऑलरेडी कर लिया है, अगर उसके बाद से अगर वो 5वां शादी कर लेता है तो इस मैरिज को क्या कहा जाता है, तो साथियों इस मैरिज को इर्रेगुलर मैरिज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इस मैरिज को इर्रेगुलर मैरिज कहा जाएगा, जो कि आयोग के द्वारा क्वेश्चन नंबर 67 पे भी यहाँ पे स्टार लगाया गया है, लेकिन एज पर माई नॉलेज यहाँ पे इस मैरिज को इर्रेगुलर मैरिज कहा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 एपोस्टोसी फ्रॉम द इस्लाम ऑफ अ मुस्लिम वाइफ्स, क्वेश्चन नंबर 68 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे बी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसकी में कह रहा है विल नॉट डिसॉल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टर्स के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करते हैं
तो इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर अ वैलिड हिबा। हिबा का मतलब गिफ्ट अंडर द मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। रिटन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द गिफ्ट्स के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है साथियों, अ मुस्लिम फीमेल कैन परफॉर्म अ वैलिड मैरिज विथ नॉन मुस्लिम अंडर। किस तरह से कर सकता है? तो 70 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 का बना है, इसी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये कर सकता है। साथियों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यही सीरीज आपको हिंदी में भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये PDF आपके पास होना चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लॉ विथ रोनित नाम से है, और वहाँ पे आपको एज यूजुअल ये PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन बटाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आऊँ वो आपको आसानी से मिलती रहे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ की बात करते हैं। तो 71 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इद्दत की बात यहाँ पे की जाती है। अब इद्दत किस तरह से होता है? अब साथियों अगर इद्दत की हम बाइफरकेट करके हम आपको बताना चाहें कि इद्दत कैसा होता है, कितने टाइप का इद्दत होता है, तो इद्दत के भी कई क्वालिटीज़ होते हैं। किस किस प्रकार से इद्दत को फॉलो किया जाता है मुस्लिम मैरिजेस में। अगर साथियों हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स, अगर डाइवोर्स के द्वारा अगर इद्दत किया जा रहा है तो वो 3 लूनर मंथ तक या 3 मेंस्ट्रुअल कोर्स तक वो क्या कर सकती है? इद्दत का पीरियड फॉलो कर सकती है। अगर हम आपको इद्दत के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरकेट करके टाइम लेकर के थोड़ा मैं आपको बताऊँ तो देखिए साथियों, इद्दत 3 प्रकार का होता है। एक किससे होता है? एक टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स से होता है। किससे होता है? टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स से होता है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स से होता है, और एक वुमेन के विडो हो जाने से होता है, और एक वुमेन के प्रेग्नेंट होने पर अगर किसी के द्वारा अगर तलाक दे दिया जाता है तो उस टाइम भी क्या हो जाता है? उस टाइम भी इद्दत का फॉलो करना पड़ता है। तो जो इसकी बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स में, तो इसमें साथियों अगर इद्दत की पीरियड होता है तो 3 लूनर मंथ होता है। मीन्स कि जो 3 चंद्रमास होता है उसी 3 लूनर मंथ की बात करता है, या फिर 3 मेंस्ट्रुअल कोर्स के बारे में यहाँ पे बात करता है। ठीक, ये तो बात हो गई है टर्मिनेशन ऑफ मैरिज बाय द डाइवोर्स की बात हो गई है। अगर वीडो के केस में आ जाता है, अगर कोई वीडो हो गई है, उसका पति मर गया है, तो वो कितने दिन तक इद्दत का फॉलो कर सकती है? तो साथियों वो 4 मंथ एंड 10 डेज तक वो क्या कर सकती है? अपने इद्दत पीरियड का फॉलो कर सकती है। अगर वुमेन है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसको अगर इद्दत फॉलो करना होगा तो वो कितने दिन तक इद्दत फॉलो कर सकती है? साथियों टिल द डिलीवरी ऑफ हिज सन और डॉटर, जब तक उसका बच्चा, बेटा या बेटी कोई पैदा नहीं हो जाती तब तक वो क्या कर सकती है? वो इद्दत का पालन कर सकती है। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। इद्दत के बारे में, इद्दत से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इद्दत को यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने का भरपूर कोशिश किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए, इन विच स्कूल ऑफ द मुस्लिम मूता मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड। किसके अंतर्गत मूता मैरिज को रिकॉग्नाइज्ड किया गया? तो साथियों 72 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा। यहाँ पे इतने आसारिया स्कूल्स के बारे में बताया जा रहा है, और इसी इतने आसारिया स्कूल के अंतर्गत क्या किया गया? मूता मैरिज को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को अपने फुलफिल करने के लिए मूता मैरिज को किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। देयर कैन where there are one or more daughter and there is no son or son they share in the father in inheritance under the Muslim law विच वुड बी। किस तरह से वो वहाँ पे शेयर्स को डिवाइड करेंगे? तो 73 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये बी वाला करेक्ट आंसर इसका होगा। 1/6 प्लस रिसीव्ड, मीन्स कि 1/6 का ही कर सकते हैं, बाकी जो रिसीवडरी बचा रहेगा उसका नहीं। अगर उनको गिफ्ट करना है, किसी को हिबा करना है तो। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ वकफ अंडर द मुस्लिम लॉ। 74 का जो आपका करेक्ट आंसर है साथियों, यहाँ पे डी वाला करेक्ट आंसर होगा, और इसमें वकफ इन फेवर ऑफ द अटर स्ट्रेंजर्स के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। द मैक्सिमम शेयर ऑफ द मदर एंड विडो अंडर द सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी कितना हो सकता है? तो 75 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 1/3 एंड 1/4 ही यहाँ पे किया जा सकता है। 1/3 एंड 1/4 ही यहाँ पे किया जा सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। जब क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास आ जाता है तो यहाँ पे कह रहा है
हु इज नेचुरल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर अंडर मुस्लिम लॉ। तो 76 का जो आपका करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पे होगा, इसका सी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और कौन आता है, फादर यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। अ मैरिज विद अ मुस्लिम वुमेन अंडर गोइंग इद्दत, इस अगर इद्दत में वो है तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों। इसके क्वेश्चन पे यहाँ पे स्टार लगा करके छोड़ दिया गया है, हैशटैग लगा करके आयोग के द्वारा छोड़ दिया गया। 77 नंबर वाले क्वेश्चन को वहाँ पे गलत मान लिया गया, इसीलिए इस पर कोई भी आंसर मैं नहीं देना चाहता हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 वाले में कह रहा है अंडर मुस्लिम लॉ when वाइफ एंड हस्बैंड सीक डाइवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट इट इज कॉल्ड, अगर म्यूचुअल कंसेंट से किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है। तो साथियों इसको मुस्लिम लॉ में मुबारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुबारत कहा जाता है। और ये उर्दू का शब्द है और ये यहाँ पे एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी से बात करता है। 79 नंबर क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 85 की बात यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करते हैं, हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो डी वाला करेक्ट आंसर होगा। टोटल 167 सेक्शन एंड 11 चैप्टर्स की बात करता है। अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है और खास करके इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछ रहा है, तो आपको रेंज भी एनालिसिस करके जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। 81 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कन्फेशन टर्मिनोलॉजीज को सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया है। 10 चीज़ों को सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, जिसमें कोर्ट आ जाता है, फैक्ट आ जाता है, एविडेंस आ जाता है, डॉक्यूमेंट आ जाता है, प्रूफ आ जाता है, डिसप्रूफ आ जाता है, नॉट प्रूफ आ जाता है, लेकिन कन्फेशन वहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शंस आर नोन एज, इसको क्या कहा जाता है साथियों। तो 82 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। और इसी को रेस जेस्टे के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि डील करता है हमारे सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड फॉर द रिफ्रेशिंग मेमोरी। अगर मेमोरी को रिफ्रेश करने से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो साथियों मैं आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूं कि रिफ्रेश मेमोरी की अगर बात आती है तो वो डील करता है हमारा सेक्शन नंबर 159 डील करता है। और वही क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप हिंदी में भी क्वेश्चन बाइलिंगुअल में पूछा है, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन पूछा है, आप लोग यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। जनरली व्हेन द लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क, जनरली कब लीडिंग क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा इन क्रॉस एग्जामिनेशन में ही हम लीडिंग क्वेश्चन को क्या करते हैं, आस्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज की बात करता है। तो 85 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 122 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं साथियों। A is charged with traveling on a railway without a ticket. The burden of proof that he had a ticket will in lie. तो किसके ऊपर ये burden of proof जाता है। तो साथियों इसका जो है ये himself उसी के ऊपर क्या जा रहा है, burden of proof जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात कर रहा है। तो 87 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो हैंसरी एविडेंसेस की बात कर रहा है, मीन्स की हियर से एविडेंसेस की बात कर रहा है, मीन्स की कहीं सुनी हुई बातें के एविडेंसेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात करते हैं साथियों, 88 नंबर क्वेश्चन को हम डील करते हैं, जो कह रहा है इन केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग किससे ये रिलेट कर रहा है। अगर 88 का अगर हम आंसर देखते हैं तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और ये डील किससे करता है, कन्फेशन से रिलेटेड ये है और कन्फेशन के मैटर से ये डील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम बात करते हैं साथियों, कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द प्ली ऑफ एलिबीज के बारे में बात कर रहा है। साथियों ये प्ली ऑफ एलिबी के बारे में बात कर रहा है और ये डायरेक्ट हिट कर रहा है हमारे सेक्शन को, सेक्शन नंबर 11 से ये रिलेटेड प्ली ऑफ एलिबी का बात
होता है। रेस जेस्टे की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 6 होता है। प्ली ऑफ एलिबी की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो 90 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी वाला, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो सेक्शन 124 से रिलेट नहीं कर रहा है। अगर हॉस्टाइल विटनेस की बात करते हैं तो सेक्शन 154 से डील करता है। अगर इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेसेस की बात करते हैं 155 से डील करता है। अगर रिफ्रेशिंग मेमोरी की बात करते हैं 159 से डील करता है। लेकिन जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की बात करते हैं साथियों वो 124 से डील नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, इन इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। इंडियन एविडेंस एक्ट किसके ऊपर अप्लाइज करता है, तो 91 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो बी, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिवन हिज एविडेंस इन रिटेन इन ओपन कोर्ट सच टाइप्स ऑफ एविडेंसेस इज नोन एज, क्या कहा जाता है उस एविडेंसेस को, क्या कहा जाता है 92 का, तो उसको ओरल एविडेंसेस के नाम से जाना जाता है। और सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 119 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 93 की यहाँ पे बात करते हैं, इन विच केसेस सेक्शन नंबर 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड्स की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो सी होगा। यहाँ पे होगा देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में इसको क्या किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशंस फॉर रेप इज प्रोवाइडेड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872A। 94 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रिजम्पशंस कहाँ माना जाता है, तो सेक्शन नंबर 114A के अंतर्गत इस टाइप के प्रिजम्पशंस को माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में पूछा जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है सेक्शन 118 मीन्स कि 118 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, तो 95 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो बी वाला होगा, हु मे टेस्टिफाई, उसी से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, रणतीस शाह वर्सेस श्रीमती सोमा शाह एंड अदर्स AIR 2016 का ये मामला है। और ये किससे रिलेटेड है मामला, तो साथियों 96 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। और ये DNA टेस्ट से ये मामला डील करता है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, ए इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन for attempting to murder a police officer whilst on his trial before B session court in the case which was where B is an examined। B को कैसे एग्जामिन किया जाएगा, कहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा, 97 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा, B may be examined as to what occurred। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करते हैं, A client says to B an attorney I have committed forgery and I wish you defend me whether that it is prosecuted which is protected under the professional communication। क्या इसको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर्स के अंतर इसको प्रोटेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइडेड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशंस कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। 99 का जो आपका करेक्ट आंसर साथी होगा वो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये सेक्शन नंबर 131 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। और ये 100 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे हम प्रकाश डालते हैं। कह रहा है हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। तो 100 में इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए होगा, नो पार्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस की आवश्यकता नहीं होती है कि नहीं इतने ही नंबर ऑफ विटनेसेस आएंगे तभी हम मानेंगे कि हमारे उसको क्या किया गया है, हमारे विटनेस इतने माने जाएंगे। इस टाइप का कोई भी यहाँ पे सिचुएशंस अराइज नहीं किया जाता है। साथियों इस सेशन को हम यहीं पर रखते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं पार्ट फर्स्ट, यहाँ पे नाम दे देते हैं पार्ट सेकंड। इसी सेशन के कंप्लीट होने के बाद पार्ट सेकंड में जो क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 200 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके सामने एज यूजुअल रखने का यहाँ पे पूरा प्रयास करूंगा। साथियों आप लोगों ने देखा कि बाइलिंगुअल पेपर था, जो भी पेपर था उन सभी पेपर को मैंने अच्छे तरीके से जहां तक जितना हो सका उन सभी चीज़ों को मैंने समझाने का भी प्रयास किया। जो जैसा होता है पेपर वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। और खास करके ये उत्तराखंड जुडिशियल सिविल जज का पेपर है, इसी पेपर के बारे में मैंने बात किया। यहाँ पे मैंने आपको ये भी चीज़ दिखाया कि हाँ ये पेपर कितने घंटे का होता है, पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आते हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से एनालिसिस करने का पूरा प्रयास किया है। दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।